हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम। आज की सीरीज में हम बात करेंगे पॉलिटी, भूगोल, प्राचीन एवं आधुनिक भारत का इतिहास से रिलेटेड और विज्ञान और पर्यावरण विज्ञान से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। ये जो सेशन है हिंदी और इंग्लिश दोनों में होने वाला है और इसमें जो क्वेश्चंस हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं। इसमें आपको कुछ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल क्वेश्चंस मिलेंगे। तो चलिए इस सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, तो क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। क्वेश्चन है, व्हाई इज द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ पेस्टिसाइड फाउंड इन ह्यूमन बींग्स, चूज द बेस्ट ऑप्शन। आपके सामने चार ऑप्शन है। ए है ड्यू टू बायो एक्यूमुलेशन, दैट्स मे बी बायो मैग्निफिकेशन। बी है ड्यू टू माइग्रेशन। सी है ड्यू टू एयर पॉल्यूशन एंड डी है ड्यू टू अर्बनाइजेशन। और आप देखें ऑप्शन, हिंदी वाले ऑप्शन आप जो हिंदी भाषी विद्यार्थी हैं उन्हें चयन करें। तो मानव में कीटनाशकों की सर्वाधिक मात्रा क्यों पाई जाती है, उसके लिए उपयुक्त ऑप्शंस हैं आपके सामने, चूज कीजिए। इसमें बेस्ट ऑप्शन जो है इसमें ऑप्शन ए है, यानी कि जैव संचयन के कारण, ड्यू टू बायोक्यूमुलेशन या ड्यू टू बायोमैग्निफिकेशन के कारण। ठीक है, तो जैसा कि आपने ट्रॉफिक लेवल, अगर आपने ट्रॉफिक लेवल पढ़ा हो, समझा हो, ठीक है, तो उसमें देखिए क्या होता है जब हम पहले लेवल से दूसरे लेवल पे जाते हैं, ठीक है, प्राइमरी से जब हम सेकेंडरी पे जाते हैं, जिसको हम प्रोड्यूसर से कंज्यूमर लेवल भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर ये फर्स्ट स्टेज है, सेकेंड स्टेज पे जब हम जाते हैं ट्रैफिक लेवल में, तो मान लीजिए प्राइमरी स्टेज पे हमने क्या है, कुछ डीडीटी का छिड़काव किया, यानी कि कुछ कीटनाशक दवाइयों का भी प्रयोग किया और वायुमंडल का भी कुछ प्रदूषण अगर पहले स्टेज पे पड़ा, ठीक है, और उसी तरह से सेकेंड स्टेज यानी इसको कंज्यूम किया, तो इसके अंदर भी क्या होता है, जैव संचयन होता है, बायो एक्यूमुलेशन बोल लें, बायो मैग्निफिकेशन बोल लें। तो डीडीटी का संचयन, यानी डीडीटी क्या है, एक पेस्टिसाइड, और ऐसे ही बहुत सारे केमिकल्स छोड़े जाते हैं प्राइमरी स्टेज पे। ठीक है, तो इसी तरह से जब हम टर्सरी स्टेज पे जाते हैं तो ऐसे क्या होता है, जो केमिकल्स की मात्रा है वो जैसे जैसे लेवल बढ़ता है तैसे तैसे उसमें क्या होता है, विषाक्त यानी कि जो केमिकल्स हैं वो बढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो आप देखें अगर जो मतलब कंजप्शन करते हैं सेकेंडरी स्टेज का, यानी कि जो वेजिटेरियन, प्योर वेजिटेरियन ना हो के अगर वो ओमनिवरस टाइप की टेंडेंसी रखते हैं, मांस भी खाते हैं और फिर साग सब्जी भी खाते हैं, अगर उनके शरीर में देखा जाए तो उनके शरीर में ज़्यादा पेस्टिसाइड्स पाए जाएंगे। ठीक है, और मानव ही है जो हर एक जाति प्रजाति को खा रहा है। अगर चाइना का एग्जाम्पल देखें तो ये चीज़ स्पष्ट हो जाती है ना। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जवाब भी कंप्लीट होता है और अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़िए ध्यान से। वेरियस स्टेप्स इन अ फूड चेन रिप्रेजेंट। ठीक है, वेरियस स्टेप्स इन अ फूड चेन रिप्रेजेंट, तो बताइए खाद्य श्रृंखला में विभिन्न चरण निरूपित करते हैं किस चीज़ को। इसमें बेस्ट ऑप्शन चूज कीजिए। ए है फूड वेब, बी है ट्रॉफिक लेवल, सी है इकोसिस्टम, डी है बायोमैग्निफिकेशन। हिंदी के ऑप्शंस पढ़िए, खाद्य वेब, ट्रॉफिक स्तर, पारिस्थितिकी तंत्र, जैव आवर्धन। तो इसमें राइट ऑप्शन चूज कीजिए। खाद्य श्रृंखला में विभिन्न चरण निरूपित करते हैं, तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो है ट्रॉफिक लेवल, जो अभी जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको बताना है, लिस्ट टू रीजन टू शो दैट द एक्सटेंस ऑफ डीकम्पोजर इज एसेंशियल इन एन इकोसिस्टम। ठीक है, तो इसको हिंदी में आप एक बार ही देखिए। दो कारणों की सूची बनाइए जो यह दर्शाते हैं कि एक परितंत्र में अपघटकों का जो अस्तित्व है वो आवश्यक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इंग्लिश में भी है, एक्सटेंस ऑफ डीकम्पोजर्स इज एसेंशियल इन एन इकोसिस्टम, तो वो दो आपको रीजन बताने हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए है क्लीनिंग इन्वायरमेंट एंड इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी। ऑप्शन बी है सुपरवाइज द इकोसिस्टम एंड इनहेंस द कंज्यूमर एबिलिटी। ऑप्शन सी है बैलेंस द इकोसिस्टम एंड हेल्प इन पॉल्यूशन। डी है नन। उसके बाद हिंदी में ऑप्शन है, ए सफाई, पर्यावरण और मिट्टी की उर्वरता बढ़ाएं। बी है पारिस्थितिकी तंत्र का पर्यवेक्षण करें और उपभोक्ता की योग्यता में वृद्धि करें। सी है पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित करें और प्रदूषण में मदद करें। और डी यानी कि घ है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। जो डीकम्पोजर्स होते हैं, जैसे कुछ बैक्टीरिया होती है, जब कोई जैसे ऑर्गेनिक आप बोल लें तो कोई अगर जीव मर गया, ठीक है,
तो वो क्या होता है, कोई जीव मर गया, कोई पेड़ है, कोई टहनी है ना, कोई पत्ते हैं, ज़मीन पे गिरे हुए हैं, ठीक है। अगर डिकम्पोज़र्स नहीं होंगे तो वो लंबे समय तक वैसे ही पड़े रहेंगे, ठीक है। अगर बैक्टीरिया नहीं होगी, ठीक है, जो डिकम्पोज़र का काम करती है, वो नहीं होगी तो क्या होगा, वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस डिकम्पोज़ नहीं होगा, वो अपघटित नहीं होगा, वो टुकड़ों में नहीं टूटेगा और लंबे समय तक वैसे ही पड़ा रहेगा। उसमें से बहुत टाइप की गैसेस इमिट होती रहेंगी, निकलती रहेंगी और बीमारियां फैलती रहेंगी, ठीक है। तो ये इंस्टेंटली वर्क करता है क्या, डिकम्पोजर्स, और इसलिए ये इन्वायरमेंट के क्लीनिंग और जो सॉइल की फर्टिलिटी है उसको बढ़ाने में योगदान देता है। कैसे डिकम्पोज कर देता है तो जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है वो कई घटकों में टूट जाता है, ठीक है। तो उसमें जो फर्टिलाइज़र वाला हिस्सा है, जैसे आप बोल लें यूरिया जो जीव में है, ठीक है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, या फिर जो भी एलिमेंट्स हैं जो फर्टिलाइजेशन के लिए आवश्यक होते हैं मिट्टी के, वो क्या होते हैं, वो इनफिल्ट्रेट होके चले जाते हैं कहाँ पे, सॉइल में, ठीक है, जिसकी वजह से सॉइल की उर्वरता बढ़ जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन रिपीट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टलेशन। बहुत ईजी क्वेश्चन है। आपको बताना है कि जो ऑप्शंस हैं उसमें से कौन सा है जो नक्षत्र को नहीं परिभाषित करता है। तो इन चारों ऑप्शन में बताइए कौन सा सही जवाब होगा। इसमें स्पष्ट दिख रहा होगा आप लोगों को, जो जुपिटर है ये एक प्लैनेट है, ठीक है। बाकी जो उषा मेजर है, ओरियन है, लियो मेजर है। इसको हिंदी में सप्तऋषि मंडल और ओरियन और लियो मेजर बोलते हैं। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये सब नक्षत्र हैं, ठीक है। लेकिन बृहस्पति क्या है, एक प्लैनेट है, ग्रह है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से जो ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलिए। देखिए दोस्तों, अगर आपको सेशन इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, क्वेश्चन इंटरेस्टिंग होंगे तो आप फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, व्हाट टाइप ऑफ वेव्स आर लाइट वेव, ठीक है। तो क्वेश्चन है, प्रकाश की जो तरंग होती है वो किस प्रकार की तरंगे होती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन है आपके पास, ए है ट्रांसवर्स वेव, बी है लॉन्गिट्यूडनल वेव, सी है बोथ, डी है नन। अब हिंदी में सेम ऑप्शन आप देखें क्या है, अनुप्रस्थ तरंग, बी है लॉन्गिट्यूडनल वेव जिसको हम क्या बोलते हैं बताइएगा, और सी है ए और बी दोनों, डी है नन, ठीक है। तो बताइए लॉन्गिट्यूडनल वेव का मतलब क्या है, बताइए, अनुदैर्ध्य है, ठीक है। क्या बोलते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग, ठीक है। तो बताइए इसमें सही जवाब क्या होगा। देखिए इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ट्रांसवर्स वेव्स, ठीक है। अब लाइट वेव को ट्रांसवर्स वेव्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब लाइट वेव चलती है ना, तो इस जो मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं वो इसके वर्टिकली मूव करते हैं, ठीक है। इनका जो मूवमेंट का डायरेक्शन होता है वो लाइट के जो लाइट वेव है उसके डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो ये इसके लंबवत वाइब्रेट करते हैं, कंपन करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये एक तरह से ट्रांसवर्स तरह से पोजीशन रिप्रेजेंट करते हैं, शो करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कि जो मैकेनिकल वेव्स यानी कि हम ध्वनि तरंगों की बात करें, तो ध्वनि तरंगों में क्या होता है, इसके अपोजिट होता है। क्या होता है बताइए, अगर कोई ध्वनि तरंग चलती है, ठीक है, अगर ये ध्वनि तरंग है तो इसमें जो मीडियम के पार्टिकल हैं ना इसके पैरेलल चलते हैं, ठीक है। ये जैसे यहाँ पे छोटे कण हैं, इसके अपोजिट यानी कि इसके वर्टिकल में मूवमेंट कर रहे थे, अपोजिट नहीं, वर्टिकली मूवमेंट कर रहे थे, वैसे ही इसमें जो मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं वो साथ में चलते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि अगर हम प्रकाश की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ओपन मीडियम में चल पाता है, लेकिन अगर हम बात करें ध्वनि तरंग की तो ये किसी सॉलिड, अगर कोई सॉलिड मीडियम है इससे भी होके चला जाता है, ठीक है। और बताइए, ओपन मीडियम में तो ये जाता ही जाता है, ठीक है। तो इसमें जो मतलब मीडियम के पार्टिकल्स हैं तो हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस है इन दोनों में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अर्जुन मुंडा जनजातीय मामलों के वर्तमान मंत्री हैं। इनमें से बताना है कि वो कौन से शहर का मतलब वो लोकसभा क्षेत्र उन्हें मतलब मिला है, मतलब किस कंस्टिट्यूंसी से वो चूज हुए हैं, उनका चुनाव किस मतलब लोकसभा क्षेत्र से हुआ है बताइए। इंग्लिश में इसी क्वेश्चन को बोलेंगे, अर्जुन मुंडा इज द करेंट मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज हिज लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी, ठीक है। तो बताइए
किस शहर से हैं? ऑप्शन ए है गांधीनगर गुजरात, बी है खुंटी झारखंड, सी है दीसपुर आसाम और डी है राउरकेला उड़ीसा और ई है सिलचर आसाम। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है खुंटी झारखंड, तो ये सही जवाब है। ठीक है, तो अर्जुन मुंडा जी खुंटी लोकसभा क्षेत्र से चुन के गए हैं, जो वर्तमान में ट्राइबल जो अफेयर्स होता है उसकी मिनिस्टर हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज हैंड रिटेन बाय। तो ये पॉलिटी सेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। बताइए किन्होंने अपने हाथ से संविधान का मूल प्रति लिखा था, वो भी हाथ से। तो ऑप्शन है रफ़ी अहमद किदवई, ऑप्शन बी है कैलाश नाथ काटजू, ऑप्शन सी है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ऑप्शन डी कन्हैया लाल मेनका लाल मुंशी। तो बताइए इसमें जो राइट आंसर है वो है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के सचिव कौन थे? हु वॉज द सेक्रेटरी टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? ऑप्शन ए है एस एन मुखर्जी, ऑप्शन बी है एच वी आर एंगर, ऑप्शन सी है बी एन राव, ऑप्शन डी है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एच वी आर एंगर। ठीक है, तो संविधान सभा के सचिव कौन थे? एच वी आर एंगर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इज फीचर ऑफ द जुडिशियल सिस्टम ऑफ। ठीक है, तो आपको बताना है इस क्वेश्चन में जो कानून की नियत प्रक्रिया और कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का जो प्रावधान है वो किस देश के संविधान से जुड़ा हुआ प्रावधान है, किस देश के जुडिशियल सिस्टम से जुड़ा हुआ प्रावधान है। बताइए। तो ए है इंडिया एंड यूएसए, बी है यूके एंड जापान, सी है यूएसए एंड जापान, डी है फ्रांस एंड रसिया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बताइए। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब देखिए, इसमें प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ तो जापान से लिया गया है। अब आप बी और सी को क्लियर कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए जापान से प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ लिया गया है भारतीय संविधान में। अब आपको बताना है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यूके का फीचर है या फिर यूएसए का फीचर है। एटलीस्ट इतना एफर्ट तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, आई डोंट नो कैसे करेंगे आप, ये आपकी जिम्मेदारी है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है। द लखवार डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द यमुना रिवर इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ। आपको ऑप्शन गैप मिला हुआ है और ये डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड के हैं। दोनों डिस्ट्रिक्ट के नाम बताने हैं। ऑप्शन में दिया गया है कि लखवार बांध का निर्माण उत्तराखंड के किन दो डिस्ट्रिक्ट में मिला के हो रहा है जो यमुना नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन ए है देहरादून और टिहरी, ऑप्शन बी है मसूरी और धनौतरी और ऑप्शन सी है तहरी और घरवाल, ऑप्शन डी है ऋषिकेश और हरिद्वार, ऑप्शन ई भी है चमोली और चोपता। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा बताइए। इसका राइट आंसर है देहरादून और टिहरी। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको बताना है मोस्ट ऑफ द रिवर ऑफ हरियाणा कम्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज इन रिवर हेल्थ असेसमेंट। तो नदी स्वास्थ्य आकलन में अगर बात करें तो हरियाणा की अधिकांश नदियाँ किस श्रेणी में आती हैं। देखिए श्रेणी दिया गया है, ए है रेड, बी है पिंक, सी है ब्लू, डी है नन और ई है नॉट अटेम्प्टेड, मतलब आपने क्वेश्चन क्विट किया। तो बताइए हरियाणा की जो नदियां हैं वो किस श्रेणी में आती हैं अगर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि रेड यानी कि लाल। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है देखिए, हरियाणा में जो मैक्सिमम नदियां हैं वो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से काफ़ी प्रदूषित हो चुकी हैं। ठीक है, जिसकी वजह से उसमें जो बीओडी की मात्रा है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जिसको बोलते हैं, और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है, किसी नदी में जैसे ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ठीक है, तो उसको डिकम्पोज करने के लिए जो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ठीक है, जो किसी पानी की गुणवत्ता को बनाए रखे, उस ऑक्सीजन के डिमांड को हम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं। ठीक है, तो उनकी बीओडी बहुत अधिक है, मतलब डिमांड बहुत अधिक है उन नदियों का, और उसमें
मतलब प्रदूषण ज़्यादा फैल जाने की वजह से उन्हें रेड लिस्ट में रखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। आपको बताना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए कौन सा उपाय अपनाया जा सकता है। आपके सामने ऑप्शन है और ऑप्शन के कूट भी हैं, तो चूज कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स कैन बी अडॉप्टेड टू कंट्रोल इन्फ्लेशन इन द इंडियन इकॉनमी। तो ए है यानी कि 1 सेलिंग सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट, दूसरा है फास्ट एंड रीपेमेंट ऑफ इंटरनल पब्लिक डेब्ट, तीसरा है इंक्रीज इन इनकम टैक्सेस। ठीक है, इसको हिंदी में बोलें तो खुले बाजार में प्रतिभूतियों को बेचना, दूसरा है आंतरिक सार्वजनिक ऋण की चुकौती में तेजी लाना, तीसरा है आयकर में वृद्धि करना। तो इसमें से आप देखिए, इसमें एटलीस्ट क्या है, एक से अधिक ऑप्शन करेक्ट हैं, तो आपको बताना है। इसमें अगर मैं बोलूँ, ए है 1 एंड 2, बी है 2 एंड 3, सी है 1 एंड 3, डी है मोर देन वन ऑफ द एबव। ठीक है, तो बताइए इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा। देखिए, इसमें अगर मैं बात करूं तो इसमें राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 एंड 3। अब पूछिए कैसे। देखिए, जब मुद्रास्फीति की स्थिति होती है तो ये होती क्यों है। मार्केट में जब बहुत अधिक पैसे हो जाते हैं, ठीक है, जब मार्केट की लिक्विडिटी बढ़ जाती है, तो जब लोगों के पास अनावश्यक पैसे होते हैं तो वो जाके डिमांड बढ़ा देते हैं किसी चीज़ की, है ना, अधिक से अधिक खरीदना स्टार्ट कर देते हैं। जब किसी भी वस्तु की डिमांड बढ़ती है, ठीक है, अगर उसका सप्लाई उसी हिसाब से नहीं हुआ तो उसका दाम बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि आपके पास अनुकूल पैसा है ना, आप खरीदना चाहेंगे तो वो अगला दाम बढ़ा देगा क्योंकि उसके पास सप्लाई उतनी है नहीं, है ना, तो वो अपना प्रॉफिट देखेगा। और इसी तरह से मार्केट में क्या होता है, किसी वस्तु की दाम, किसी नहीं, एक ग्रुप ऑफ वस्तु की दाम में वृद्धि देखा जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार की राय पे जो आरबीआई है वो क्या करती है, सिक्योरिटीज़ बेचना स्टार्ट कर देती है। सिक्योरिटी क्या होता है, ये गवर्नमेंट का लेटर होता है जिस पे मेंशन होता है कि अगर आप इतना पैसा देते हैं, ठीक है, तो ये आपको एक सिक्योरिटी लेटर मिलेगी और आपको इतना इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, इतने इंटरेस्ट रेट पे, ठीक है, एक फिक्स रेट होता है कि इतने पे जब आपसे खरीदी जाएगी सिक्योरिटी लेटर तो आपसे वो मतलब पैसे आपके वापस करके वो लेटर ले लेगी सरकार। ठीक है, तो इस तरह से आरबीआई कंट्रोल करती है इन्फ्लेशन को। तो ये तरीका होता है। और इसमें जो इनकम टैक्स है उसमें जब इंक्रीमेंट हो जाता है, तो जैसे आप किसी पद पे कार्यरत हैं तो आपकी सैलरी में से क्या होगा, आप भाई इनकम टैक्स अधिक देंगे तो आपके पैसे में कटौती आएगी। और जब पैसे आपके पास होंगे नहीं तो फिर जो डिमांड है आपका, ठीक है, अधिक से अधिक मार्केट से खरीदने की, तो वो उसमें कमी आएगी। ठीक है, तो ये दोनों टूल्स यूज़ करती है आरबीआई क्या करने के लिए, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए, तो याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पढ़िए, ये भी इंटरेस्टिंग है। आपको बताना है नॉन परफॉर्मिंग एसेट ऑफ इंडियन कमर्शियल बैंक्स आर। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं कि भारतीय वाणिज्यिक बैंकों की नॉन परफॉर्मिंग एसेट से क्या तात्पर्य है, बताइए। ए है बिल्डिंग एंड लैंड, बी है लोन्स नॉट रिपेड विद इन स्टिपुलेटेड टाइम, सी है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, डी है कैश होल्डिंग, ई है नन ऑफ दी एबव। ठीक है, इसको हिंदी में पढ़ देते हैं। भवन और भूमि, निर्धारित समय में ऋण की अदायगी नहीं करना, सी है सरकारी प्रतिभूतियाँ, डी है कैश होल्डिंग, ई है नन ऑफ दी एबव। ठीक है, तो इसमें राइट ऑप्शन आपको क्लियरली पता चल रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी है कि जब कोई भी मतलब कमर्शियल बैंक से इंसान या फिर कोई व्यक्ति या फिर कोई एक इंडस्ट्रियलिस्ट पैसे उठा के लेके जाता है, अगर वो समय से पैसे नहीं पे करता है, ठीक है, इंटरेस्ट रेट नहीं पे करता है, कुछ भी नहीं पे करता है विद इन 90 डेज़, तो वो उस मनी को एनपीए में काउंट करना स्टार्ट कर देती है बैंकिंग सिस्टम। ठीक है, तो उसी को हम एनपीए बोल देते हैं। और उसका भी टाइप है ना, 90 दिन, उसके बाद कुछ 12 महीने, कुछ ऐसे 3 महीने, है ना। तो ऐसे कुछ उसका अपना स्टैंडर्ड एनपीए, स्टैंडर्ड एसेट और फिर लॉस एसेट करके कुछ क्लासिफिकेशंस हैं। ठीक है, उन्हें मैंने कवर कर रखा है, आप जाके प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा इकोनॉमिक सेक्शन में। तो यहाँ आप सिर्फ इतना ही जानिए, इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है और एनपीए क्या है वो मैंने डिफाइन कर दिया। ठीक है,
चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग आरबीआई मॉनिटर्स बैंक्स विथ वीक फिनेंशियल मैट्रिक्स। ठीक है, आपको बताना है कि आरबीआई के अनुसार, ठीक है, कमज़ोर वित्तीय मैट्रिक्स वाले बैंकों की निगरानी आरबीआई कैसे करती है, वो कौन सी मैट्रिक्स है जिसको यूज़ करती है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए है पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री, ऑप्शन बी है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, ऑप्शन सी है क्रेडिट क्रंच, ऑप्शन डी है कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो इसी को हिंदी में आप पढ़ लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन को अटेंड कीजिए रुक रुक के। तो इसमें देखिए राइट आंसर जो होता है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन जो है, इसमें राइट आंसर है। ठीक है, तो आरबीआई कमज़ोर जब बैंकों को देखती है तो उस पर प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन मैट्रिक्स इशू करती है, तो उसमें कुछ मतलब कुछ निगरानियाँ करती है, कुछ देख रेख करती है। ठीक है, तो इसमें जो मैट्रिक्स है वो है क्या, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के अंतर्गत वो किन टूल्स को फॉलो करती है, किन किन टैक्टिक्स को फॉलो करती है, उसे जान लीजिए। ठीक है, तो उसमें एक क्या होता है, मतलब सबसे पहले वो देखती है कि प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, उस बैंक से प्रॉफिट क्या निकल के आ रहा है। ठीक है, तो उस बैंक की जो प्रॉफिटेबिलिटी होता है वो देखते हैं। उसके बाद उसका देखती है क्या, कि जो उसमें कैपिटल एजुके क्या बोलते हैं उस कैपिटल एजुकेटिव रेशियो देखती है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, कैपिटल एजुकेटिव रेशियो में जो टोटल एनपीए है, ठीक है, जो रिस्क वेट है, ठीक है, और जो कैपिटल टोटल कैपिटल है उस बैंक का, उन दोनों का अनुपात देखती है। ठीक है, अगर वो ठीक है तो अच्छी बात है, अगर वो खतरे में है तो उसको क्या करती है, उस पर प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लगाती है उस बैंकिंग सिस्टम पे। ठीक है, उस बैंक की जो क्रेडिट स्ट्रेंथ है, ठीक है, उस पे भी निगरानी रखती है कि उसका जो मतलब लोगों का ट्रस्ट उस बैंक पे कितना है और कितने अच्छे से काम कर रही है वो बैंक, इस चीज़ को भी गौर करती है आरबीआई। ठीक है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के लिए इन तीन बातों पे ध्यान रखती है। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिटेल में है कि देखिए मैंने बात किया था कैपिटल जो रेशियो है, और उसके बाद एसेट क्वालिटी की बात हमने की थी, और हमने बात की थी प्रॉफिटेबिलिटी की। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या है, रिस्क वेट और जो है कैपिटल है, इन दोनों का क्या करते हैं, हम रेशियो निकालते हैं, और जैसा मैंने समझाया वही बात यहाँ पे मेंशन्ड है। और एसेट क्वालिटी की भी बात यहाँ पे हमने की थी कि यहाँ पे आप देख लीजिएगा जो इन्वेस्टमेंट है उस बैंक का, वो रिस्क में है या नहीं, जो उसने लोन दे रखा है वो कैसा है, और उसकी क्रेडिट जो लोगों ने बना के रखी है उस बैंक में, वो शौक और वो रिलेशंस कैसा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट ऑफ एन इकोनॉमी इज रिलेटेड टू दी। ठीक है, बीओपी की बात आपने सुनी होगी, तो बताइए एक अर्थव्यवस्था के भुगतान खाते का संतुलन किससे संबंधित है। ए है एग्रीकल्चर सेक्टर, बी है एक्सटर्नल सेक्टर, सी है गवर्नमेंट सेक्टर, डी है प्राइवेट सेक्टर। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है एक्सटर्नल सेक्टर, ये इसका सही जवाब हो जाता है। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो बीओपी अकाउंट होता है किसी भी देश का, ये इस बात पे ध्यान रखता है कि कितना कैपिटल अकाउंट और जो करेंट अकाउंट होता है। ठीक है, कैपिटल अकाउंट और एक होता है करेंट अकाउंट। तो कैपिटल में, ठीक है, क्या ट्रांजैक्शन वगैरह है, किस प्रकार की लेन देन है। ठीक है, तो कितना हम यहाँ से किसी देश को पैसे दे रहे हैं, कितना एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, कितना ग्रांट्स वगैरह ले रहे हैं। ठीक है, तो इन सारी बातों पे ध्यान रख के बैलेंस ऑफ पेमेंट को देखा जाता है। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल मैटर है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द स्टेट्स फ्रॉम फॉलोइंग विच आर रिलेटेड टू प्री मानसून और नॉर्वेस्टर। ये जियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको आइडेंटिफाई करना है उन स्टेट्स को, उन राज्य को, ठीक है, जो नॉर वेस्टर्स जो प्री मानसून सौर होता है उससे प्रभावित होती हैं, उससे संबंधित हैं। ठीक है, तो अगर आपको नॉर्वेस्टर नो वेस्टर्स यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्चुअल में है नॉर्वेस्टर्स, तो उसके प्रभाव में कौन से राज्य भारत के आते हैं, और जो नॉर्वेस्टर वो प्री मानसून सौर है। ठीक है, मानसून आने से पहले का जो फवारा आता है ना, तो वो है। तो ए है केरला एंड कर्नाटक, बी है वेस्ट बंगाल एंड आसाम, सी है गुजरात एंड महाराष्ट्र, डी है राजस्थान एंड पंजाब, सी है नॉट अटेम्प्टेड। तो इसका राइट आंसर हो जाता है, बताइए।
इसका राइट आंसर होता है पश्चिम बंगाल और असम। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको बताना है किस अनुच्छेद के तहत दुग्ध उत्पादक जो मतलब पशु हैं, ठीक है, जो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, उनकी रक्षा की जा सकती है किसी स्टेट के द्वारा, बताइए। ए है आर्टिकल 48, बी है आर्टिकल 48 ए, सी है आर्टिकल 37, डी है आर्टिकल 47। तो इसका राइट आंसर हो जाता है आर्टिकल 48। ठीक है, इसमें किसी राज्य को ये अधिकार प्राप्त है डीपीएसपी में कि वो दुधारू पशुओं का जो स्लॉटरिंग होती है, ठीक है, तो उस पर रोक लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ये क्या है? हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स वॉज एसोसिएटेड विथ आज़ाद हिंद फौज एज इट्स फाउंडर। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो नीचे दिए गए नेता हैं उनमें से आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक के रूप में कौन जुड़े हुए थे? तो ए है मदन मोहन मालवीय, बी है लाला लाजपत राय, सी है अबुल कलाम आज़ाद, डी है रास बिहारी बोस, ई है नॉट अटेम्प्टेड। तो बताइए, आज़ाद हिंद फौज से जुड़े हुए व्यक्ति, उसके फाउंडिंग से जुड़े हुए व्यक्ति कौन थे? है ना थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाता है। ठीक है, कैसे? देखिए, अगर हम मोहन सिंह की बात करें तो इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना उन्होंने करी। ठीक है, बाद में सुभाष चंद्र बोस जी को इनवाइट करने वाले व्यक्ति रास बिहारी बोस थे इंडियन नेशनल आर्मी में। ठीक है, और उसके बाद जब ये आते हैं सुभाष चंद्र बोस, उसके बाद मोहन सिंह का मतलब कोई क्लेश हो जाता है और उसके बाद ये सत्ता जो है वो सुभाष चंद्र बोस जी संभालते हैं और इंडियन नेशनल आर्मी का वो नामिनक्लेचर करते हैं आज़ाद हिंद फौज के रूप में। तो इसमें जुड़े हुए व्यक्ति रास बिहारी बोस थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। ग्रीन कलर इन इंडियन नेशनल फ्लैग सिग्निफाइज। तो आपको बताना है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग किस चीज़ को मतलब रिप्रेजेंट करता है, बताइए। ए है वैल्योर, बी है सेक्रीफाइस, सी है रिलेशन टू सॉइल एंड प्रॉस्पेरिटी, डी है ट्रूथ। तो बताइए, इस क्वेश्चन का जवाब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ क्योंकि आपने बहुत पढ़ रखा है ना। अब आपको ये भी बताना है जो तिरंगा है उसमें जो रेशियो है ना, लंबाई और चौड़ाई का, वो भी बताना है। तीनों कलर के इंपॉर्टेंस को भी बताना है क्योंकि ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। और ये भी बताना है जो नेशनल फ्लैग है इसको किस डेट को एक्सेप्ट किया गया था, किस ईयर में एज अ नेशनल फ्लैग। ठीक है, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु इस्टेब्लिश द आत्मीय सभा अ प्रिस्कर्सर प्रिस्कर्सर इट इज नॉट हु इस्टेब्लिश द आत्मीय सभा अ प्रीकर्सर इन द सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म इन बंगाल। तो बताइए, बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों के अग्रदूत आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? ए है विवेकानंद, बी है दयानंद सरस्वती, सी है राजा राम मोहन राय, डी है अरविंदो। तो इस क्वेश्चन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सर है। आप बताइएगा आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से जुड़ा हुआ था? बताइए, गांधी इरविन पैक्ट वॉज एसोसिएटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स ऑफ इंडिया? ए है रॉलेट, बी है सिविल डिसओबीडियंस, सी है नॉन कॉपरेशन, डी है क्विट इंडिया। तो बताइए किससे जुड़ा हुआ था? देखिए, अगर हम रॉलेट एक्ट की बात करें तो ये 1919 की बात हो जाती है। ठीक है, इसके आसपास की बात हो जाती है। नॉन कॉपरेशन की बात करें तो 1921-22 की बात हो जाती है। ठीक है, क्विट इंडिया की बात करें तो 1942 का मैटर हो जाता है। अब बताइए बचा क्या? सिविल डिसओबीडियंस रिलेटेड ये मैटर था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। ओ आई थिंक क्वेश्चन सीरीज कंप्लीट हुआ। तो आज का सेशन यहीं तक दोस्तों। अगर सेशन पसंद आए तो फीडबैक जरूर दीजिएगा और पढ़ाई कीजिए। टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।